नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिक्षा नीति 2030 से लागू होनी है, लेकिन प्रदेश सरकार हरियाणा में नई शिक्षा नीति को 5 साल पहले यानी 2025 में ही लागू करने की कोशिश करेगी। नई शिक्षा नीति तीसरी कक्षा से लेकर हायर एजुकेशन पर लागू होगी। लगातार शिक्षा विभाग की चल रही है। 2 दिन पहले भी विभाग के लोगों ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी। आज जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब लोगों ने जो कुछ चिंतन किया था उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग आज रखी थी। और बहुत से परिवर्तन ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हो रहे हैं उसके काफी पहलू तो हमने पहले कर लिए हैं। कुछ और अभी निकट भविष्य में, कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ एक मिडिल टर्म के नाते से, कुछ लॉन्ग टर्म के नाते से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमें लगता है कि 2025 तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। प्लेवे स्कूल्स 4000 प्लेवे स्कूल्स का जो घोषणा की थी, 1000 प्लेवे स्कूल तो बन चुके हैं। इसको इस वर्ष 1000 स्कूलों को चालू करेंगे, आगे फिर 4000 का टारगेट हम पूरा करेंगे और आगे चल करके इसका हर शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोर्सेज का कैसे समन्वय हो। अभी तक डिवाइडेड एक जो सिस्टम चलता था कि टेक्निकल एजुकेशन अलग है तो साइंस एजुकेशन अलग है तो आईटी के एजुकेशन अलग है। अब शिक्षा चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, समन्वय करके शिक्षा के मल्टीपल जो कोर्सेज हैं उनको एक साथ जोड़ करके किया। कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में कलह पर कुछ सहमति बनने के आसार दिखे थे, लेकिन हरियाणा में पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब पार्टी की इस अंदरूनी खींचतानी पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। विज ने कहा है कि कैसे कांग्रेस और कैसे कलह। विज ने कहा कि इनकी आपसी खींचतान हर राज्य में चल रही है और अब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। विज ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर किसान रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रजातांत्रिक देश है, सबको आवाज उठाने का हक है। हमने कभी इस पर ऐतराज नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कि मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बयान पर कटाक्ष करते हुए विज ने कहा कि सुरजेवाला नकारात्मक से ग्रस्त हैं और कैबिनेट का विस्तार करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इनको हर बात पर कमेंट करने की बीमारी है। इन्हें मनोवैज्ञानिक से अपना इलाज करवाना चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने वीरवार को शहर के अंदर नगर में आप कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पार्टी सदस्यता विस्तार को लेकर चर्चा भी की। बैठक में फैसला किया गया कि 9 जुलाई को बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और सरकार का पुतला भी फूकेंगे। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। युवकों के पास कॉलेजों की डिग्रियां तो हैं मगर रोजगार नहीं है। ऐसे में युवा रोजगार पाने के लिए प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को प्रदेश की युवा विंग सभी 90 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी। की पढ़े लिखे युवक जो बेरोजगार बैठे हैं वो सब मिलकर प्रदर्शन करेंगे, सरकार से रोजगार की मांग करेंगे। आज गरीबों को उजाड़ने का काम हरियाणा में जोर शोर से चल रहा है। खूरी गांव में लगभग 1 लाख लोग हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उनका पुनर्वास करें और उसको खाली करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो पुनर्वास की बात वहाँ पे स्टैंड करती है और खोरी गांव को खाली कराने की बात पुनर्वास के बाद इन्होंने करनी थी, परंतु हरियाणा सरकार ने उन 1 लाख लोगों का कोई पुनर्वास का प्रबंध नहीं किया और वो खोरी गांव को तोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया है। मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना के बीच के अंदर सरकार अपना एक दायित्व तो भूल गई कि पुनर्वास करना है और सिर्फ तोड़ने की बात को याद रखा। ऐसे चारों तरफ असंतोष है, व्यापार अर्थव्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। सरकार मंत्रिमंडल का जितना मर्जी चेहरा पलट ले, चेहरा पलटने से बात नहीं पलटती जब तक नीतियां नहीं पलटेंगी, जब तक लोगों के लिए अच्छे व्यापार का, अच्छे रोजगार का प्रबंध नहीं करेंगी, अच्छी सुरक्षा का प्रबंध नहीं करेंगी, जनता को विश्वास में नहीं लेंगी। पहली बार देखा मैंने पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा कहीं नहीं होता किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में फंक्शन करने से डरता हो। वहाँ के मंत्री, विधायक और सांसद
अपने क्षेत्रों में जाने से डरते हो, पब्लिक का इतना विरोध हो, परंतु हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री बिना किसी बात की परवाह किए हुए इन सारे का उदासीनता फैला रहे हैं और लोगों के अंदर एक निराशा। केंद्रीय कृषि मंत्री के आंदोलन के खत्म करने वाले बयान पर किसान बोले कि लॉलीपॉप दे रहे हैं कृषि मंत्री। जब प्राइवेट मंडी आएंगी तो अपने आप ही सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों का कहना है कि किसान टेबल टॉक से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बातचीत के रास्ते किसानों ने नहीं, सरकार ने बंद कर रखे हैं। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून खत्म नहीं होते, एमएसपी पर नया कानून नहीं मिलता और प्रदूषण कानून नहीं खत्म होता है, तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह लगातार जारी रहेगा। जो कृषि मंत्री कह रहे हैं वो बार बार यही बयान दे रहे हैं भी किसान जो है वो गलबात वाला माहौल बनाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम कब नहीं बनाया बातचीत करने का माहौल। सरकार और कृषि मंत्री हमें बुलाता रहा, 11 मीटिंग होगी, उसे उन्हें ही बंद की है। उन्हें ही बोला था कि जब 26 जनवरी से ही हम आपसे मिलेंगे, इस तो बाद कोई बात नहीं होएगी। इसलिए हमें कभी भी बातचीत से मना नहीं किया। हम बातचीत से ही कोई जो है हल निकल सकता है। पर ये बार बार कृषि मंत्री का कहना कि जो कृषि विरोधी काले कानून हैं वो रद्द नहीं होएंगे और तो जो भी आप किसान लेके आएंगे उनको मान लेंगे, तो हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि तिन्ने खेती कृषि विरोधी काले कानून को रद्द करें, एमएसपी की गारंटी करें और जो 2 आर्डिनेंस हैं बिजली एक्ट 2020 उनको रद्द करें और जो प्रदूषण वाला है उनको रद्द करें। ये हमारे यहाँ मांगे हैं शुरू तो लाके अब तक। जितनी देर में कृषि विरोधी तिन्ने काले कानून रद्द नहीं होंगे उतनी देर हम इथों जाने वाले नहीं हैं। चाहते हैं जब का भी हमने आंदोलन शुरू किया तो सरकार तो चालबाजी खेल रही है। ये तो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है सरकार की। हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाकर जाएंगे और 3 काले कानून जो सरकार ने हमारे ऊपर थोपे उसको वापस करा के जाएंगे हम। नहीं तो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा। इसलिए ये सरकार तो पैंतरेबाजी खेल रही है, रोज नया बयान दागते हैं, कहते हैं सरकार किसान बात नहीं करते। हमने तो लेटर लिखा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, तो अब तो बॉल सरकार के बारे में है। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार नए ये हथकंडे अपना रही है। देखते हैं सेशन चलेगा तो हमने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो 22 को आप देखेंगे हमारे बड़े जत्थे जाएंगे और गिरफ्तारियां देंगे और हिंदुस्तान में पूरा दिखाएंगे अपनी ताकत। देखो पहली गल ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ कृषि मंत्री है चाहे वो प्रधानमंत्री है। इससे आंदोलन ख़त्म कराने का जो इन्हों का आदेश है ना ठीक नहीं है। ये ना ही आंदोलन ख़त्म होने वाला है। जे ख़त्म ये होने वाला होता तो जो कहते सी सोधा कर दें अमेंडमेंट कर दें तो वही ख़त्म हो जाता। बिल्कुल जब तक तिन्ने कानूनों का कोई हल नहीं ना निकलता तो बिल्कुल आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। जितों तक एमएसपी रहेगी, एमएसपी सी एमएसपी देंगे, ये तो लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है। देखो एमएसपी 23 फसलों पर है तो खरीदे की है, एक कणक खरीदे है, एक झोना खरीदते है, एक कॉटन खरीदे है। बाकी फसलें कौन खरीदता है? कितने एमएसपी हो मक्के पर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरियाणा चौपाल में खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पलवल में किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलनकारी किसानों की बढ़ती महंगाई पर सरकार को जमकर कोसा और सरकार के खिलाफ NH-19 स्थित अटोहा चौक पर जोरदार प्रदर्शन भी किया।
और इस दौरान नारेबाजी भी की। किसान नेताओं ने कहा कि जब भी बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, महंगाई लगातार आसमान को छू रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस पर इतने दाम बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से परे हो गए हैं। किसानों की खेती भी डीजल पर ही निर्भर करती है। देखिए, ये किसानों की प्रदर्शन ही नहीं है। ये जो आंदोलन किसानों ने उठाया था, आज ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। और ये आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो किसानों का ही नहीं बल्कि आम जन का प्रदर्शन है, मजदूर का प्रदर्शन है, गरीब दबे कुचले वर्ग का प्रदर्शन है। बहुत गरीब जिनके खाने के लिए आज अकल नहीं है, उन लोगों की आवाज उठाई है। आज हमने सरकार को संदेश दिया है कि जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है, जो दलित तबका है, वो कहाँ से लाएगा? इतनी महंगाई है। आप डीजल देखिए, आप पेट्रोल देखिए, रसोई गैस का दाम देखिए। एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना देती है, गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देती है, और उन गरीबों के पास आज इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने गैस सिलेंडर भरवा सके। आज हमारी महिलाओं ने सिलेंडर को सिर पर रख करके और ये आंदोलन किया है, और ये संदेश दिया महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को कि हे प्रधानमंत्री, हे जो तुगलकी फरमान जारी करने वाले प्रधानमंत्री, तुमने सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन इनके लिए सब्सिडी तक आपने छीन ली हमसे। हम तो फ्री देने वाले थे, आज हमारे पास भरवाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो आज का हमारा आंदोलन है, ये हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी। गरीब आदमी सरसों का तेल नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी चाय चीनी पत्ती नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी मिट्टी का तेल तक नहीं खरीद सकता, अनाज के दाल के रेट आसमान छू रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये आम जन का प्रोडक्ट है, और सरकार को चेतावनी भी है कि या तो आप सुधर जाइए, वरना आने वाले चुनावों में ये गरीब मजदूर तबका, ये किसान मजदूर मिलकर के आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। देखो, जो दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल और खाद्य सामग्री के जो रेट बढ़ रहे हैं ना, इसने किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम किया है। पहले तो डीजल पेट्रोल 2014 में जो रेट थे उसके डबल से भी ऊपर कर दिए, 100 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, और डीजल जो है वो 90 के पार हो चुका है। इस पे हर वर्ग के हर लोगों को इसका असर पड़ रहा है। हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज यहाँ पे सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी दिया और एक मोर्चा निकाला, जिसमें लोगों को पता चल सके कि किसान डीजल पेट्रोल बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के रेटों में इंक्रीज हो रहे हैं, दरें रोज बढ़ जाती हैं। पहले बाबा रामदेव जी कहते थे आपको 25 रुपये लीटर डीजल चाहिए या आपको 45 रुपये चाहिए। आज बाबा रामदेव की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पर। पहले कहते थे काला धन लाएंगे, आज बाबा रामदेव अपनी कंपनी को बढ़ा के और सबको। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेहोवा रोड पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने पेहोवा के तरफ जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है और इसलिए सड़क जाम किया जा रहा है। अंदर कमलेश डाडा राज्य मंत्री जो है वो प्रोग्राम करने के लिए पहुंच चुकी है। हमने प्रशासन से कहा था या तो आप प्रोग्राम रद्द करवा दें या हमें आप अंदर जाने दें। प्रशासन सरेआम गुंडागर्दी पे उतारे हुआ है। राइट टू फ्री मूवमेंट का जो कानून है कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में जा सकता है, उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने रास्ता रोकने का काम किया है। तो हम विरोध स्वरूप सड़क जाम करके बैठ के गए हैं कि या तो उनको प्रोग्राम रद्द करके राज्य मंत्री को यहाँ से निकाल दें या फिर हमें राइट टू फ्री मूवमेंट के तहत अंदर जाने दें। तो ये सड़क कब तक जाम रहेगी? ये जाम कब तक रहेगी सड़क? जब तक प्रोग्राम चलेगा और जब तक हमें प्रशासन अंदर जाकर के विरोध करने। इसको सरकार कहने में भी शर्म आती है। असल में ये चंद पूंजीपति लुटेरों का एक गिरोह है जो इस देश की सत्ता पे काबिज हो गया, जो देश के किसान का मेरे का खून चूसने पे उतारू है। लेकिन सरकार को आज नहीं तो कल मांगे माननी होंगी, वरना ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही तेज होते चले जाएंगे।
चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी बड़रहा हल्का अध्यक्ष राकेश चंदवास के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी हरियाणा के सहप्रभारी के निर्देश पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम बढ़वा शंभू राठी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा है कि भाजपा सरकार ने वादा किया था कि वह प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। अगर हम हरियाणा की ही बात करें तो प्रदेश में रोजगार के हालात चिंताजनक है। आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास रोजी रोटी कमाने के लिए कोई धंधा नहीं है और हाथ में कटोरा थामने के लिए मजबूर हो गया है। ऐसे में वह अपराध की तरफ भी बढ़ रहा है। नतीजन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। सरकार ने युवाओं तथा रोजगार को लेकर के कोई कार्य नहीं किया है। पढ़े लिखों के तादाद बढ़ने के कारण ना तो सरकार सरकारी नौकरी दे पा रही है और ना ही प्राइवेट नौकरियां, जबकि कोरोना काल में न जाने कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं और जिसके चलते लाखों करोड़ों युवाओं की नौकरियां छिन जाने के चलते आज वो बेरोजगार हो गए हैं। युवा है वो बेरोजगार है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। अगर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो बलात्कार जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसका शतान खाली हो जाता है। तरह तरह की बातें उसमें मन में आ जाती है। 2 करोड़ रोजगार देने का दावा बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था। आज देख रहे हो सैकड़ों लोग युवा साथी बालडा के अंदर आए हुए हैं, बेरोजगारी के लिए है, सब बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार, ये निकम्मी बेहूदी सरकार द्वारा कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का भाजपा सरकार द्वारा वादा किया गया था, परंतु कोई रोजगार नहीं दिया। इसलिए हम यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और यहाँ एसडीएम कार्यालय में हमने ज्ञापन सौंप दिया और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए ताकि हमारे भी युवा साथी रोजगार की तरफ हो। अगर रोजगार होगा तो देश के अंदर जो यात्रा है। एक इंस्टीट्यूट संचालक से धोखाधड़ी करने के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा ने बिल्डर अनिल भल्ला को गिरफ्तार किया है। बिल्डर को जिला अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने उसे 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। आर्थिक अपराध शाखा के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजू मिगलानी ने बताया कि अनिल भल्ला के खिलाफ उमेश सिंह ने 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 120B, 420 और 406 के साथ ही 467 के तहत केस दर्ज किया था। इंस्टीट्यूट संचालक से विदेश से करोड़ों का लोन करवाने के नाम पर 75 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने अनिल भल्ला और दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। बचाव पक्ष ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस अनिल भल्ला को गिरफ्तार कर लिया और बचाव पक्ष ने बताया कि शिकायतकर्ता से उनका राजीनामा हो चुका है और पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। एक एक्यूज था एफआईआर नंबर 94 में, उसमें एक एक्यूज को अरेस्ट किया है। तो जी भी कोर्ट में पेश किया, रिमांड लिया? 2 दिन का पुलिस रिमांड। सर क्या मामला था सर? इसमें लोन करवाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। कितने करोड़ का घोटाला था? करोड़ों में नहीं है, 75 लाख रुपीज। तो कोई खबर हरियाणा के चरखी दादरी से है, जहां बरसाना के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 2 ट्रक आपस में टकराए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए और आग लग गई। आग लगने की वजह से एक व्यक्ति ट्रक में फंसकर जिंदा ही जल गया, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बीरी और बरसाना के बीच में लवारू रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। जो इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे थे तो दोनों आयुवा थे, एक मतलब लवारू की तरफ से आ रहा था और एक दादरी की तरफ से जा रहा था, जिनकी आपस में टक्कर हुई है और टक्कर लगने होने के बाद इसमें दोनों में आग लगी और एक आदमी जो इसमें अंदर ही गाड़ी में फंस के जल गया है। एक्सीडेंट के कारणों की अभी जाँच की जा रही है। हाँ, इसमें जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था। हरियाणा के पलवल में होडल के हसनपुर चौक के समीप मौजूद एचडीएफसी बैंक में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और मामले में सुबह आने वाले लोगों ने बैंक के अंदर से धुआं निकलते हुए देखा तो लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही सूचना के बाद बैंक के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान के बारे में जांच करने में जुटे, लेकिन अभी यह पता नहीं चल सका है कि आग से कितना नुकसान हो सका है। जी हमको 7:22 पर मैसेज मिला कि एचडीएफसी बैंक में
आग लगी हुई है स्टेशन चौक। तो हम अपनी टीम के साथ मौके पर यहाँ पे पहुँचे तो आग हमें लगी मिली और हमें आग को पूरी से बुझा दिया गया। तो बताया जा रहा है किस कारण से आग लगी थी, कोई बताया? ये शॉर्ट सर्किट से बताया। शॉर्ट सर्किट। तो अब आग पे काबू पा लिया। तो नुकसान लगभग कितना होता है? नुकसान ज़्यादा तो नुकसान नहीं वैसे आपने देखा। सर ये बताइए, जो आपके बैंक में आग लगी है किस तरह से लगी है और इसको किस तरह से काबू पा गया आग पर, कितना लगभग? अभी तो हमें जो क्लियरिटी हुई है कि वो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सुबह में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, तब से वो वर्क कर रही है। उन्होंने अराउंड 1.5 आवर वर्क किया है, फिर उसके बाद आग पे काबू पाया गया। अभी उसको चेकअप कर रहे हैं कि मेन कारण क्या है। तो सर कोई केस वगैरह तक तो आग नहीं पहुंची? नहीं, सिर्फ एक केबिन में आ गया और कुछ नहीं। ज़्यादा नुकसान? हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस ने न्यूक्लियर परमाणु पावर प्लांट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और ये गिरोह के द्वारा परमाणु प्लांट में मिट्टी ढुलाई के कार्य का झांसा देकर लोगों से ट्रैक्टर और डंपर ठग किए गए। लोगों को झांसा दिया गया कि उनके ट्रैक्टर और डंपर गांव गोरखपुर के न्यूक्लियर परमाणु पावर प्लांट में मिट्टी ढुलाई के कार्य हेतु लगाए जा रहे हैं और इसकी एवज में उन्हें 35,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और इस लालच में कई लोगों के द्वारा गिरोह को अपने ट्रैक्टर और डंपर कागजात सहित सौंप दिए गए, लेकिन जब खाते में पैसे नहीं आए और लोगों ने न्यूक्लियर परमाणु पावर प्लांट में जाकर छानबीन की तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद कई लोगों के द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और अब इस मामले में सोनू निवासी गांव कुलेरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोनू से रिमांड के दौरान 2 ट्रैक्टर और 5 डंपर भी बरामद किए हैं। वहीं डीएसपी ने कहा कि इस मामले में 3 अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही बरामदगी हो सकेगी। सज्जू राम ने एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति उनसे ट्रैक्टर और डंपर, ये परमाणु जो संयंत्र है उसमें काम के लिए मिट्टी वगैरह डालने के लिए वो पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में पैसे देंगे, ट्रैक्टर और कागजात समेत लेकर चले उस टाइम पर 1-1.5 महीने। इसके उपरांत उन लोगों को पैसा नहीं आया अकाउंट में, तो पैसे नहीं मिले। इस बारे में छानबीन करी तो पता चला कि ट्रैक्टर वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं और उनको धोखे से कोई लेके चलेगा, जिसके ऊपर थाने में उन्होंने शिकायत दी। हरियाणा चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।